पहला सोना में आप सबका स्वागत है। देखना है कि भारतीय बाजारों की शुरुआत कैसी होती है। आज प्री ओपनिंग सेशन में 2 दिनों की तेज गिरावट के बाद क्या कहीं कोई रिकवरी के संकेत मिलते हैं। एसजीएक्स 50 उतार चढ़ाव के बीच झूलता हुआ अब 7 अंकों का नुकसान। एशियाई बाजारों में लेकिन मजबूती का माहौल, इसमें कोई डाउट नहीं। अमेरिकी बाजारों में एक अच्छी तेजी हुई, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए अपने संकेत नेगेटिव साइड पर खासतौर से सेंटीमेंट खराब होता हुआ दिख रहा है पिछले 2 दिनों की तेज गिरावट के बाद। और कल जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेज गिरावट हुई है वो इंटरेस्टिंग है। देखना होगा कि आज भारतीय बाजार किस तरह की शुरुआत करते हैं, क्या कोई रिकवरी होती है या फिर हम 8100 के नीचे भी और फिसलेंगे। इस पर हमारा फोकस रहेगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं पहली टिक आती हुई आपकी स्क्रीन पर 100 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी 50 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत करता हुआ दिख रहा है। कौन से स्टॉक सेक्शन में उन पर एक बार की नजर डाली जाए और उस लिहाज से वेदांता 10% ऊपर, केन इंडिया 10% ऊपर, टाटा मोटर्स 3%, एक्सिस बैंक 4%। एक्सिस बैंक इंटरेस्टिंग होगा, एफआईएस की लिमिट खुली है, फ्रेश खरीदारी आज हो सकती है, तो देखना होगा ये स्टॉक 575-580 की रेंज में फिर से जाने की कोशिश कर पाता है या नहीं। टाटा पावर कल का टॉप लूजर, आज 2.5% मजबूत दिख रहा है शुरुआती कारोबार में पहली टिक पर। और हिंडाल्को में थोड़ी बहुत रिकवरी आने के संकेत। रुपए की चाल पर डालिए नजर, 64 रुपए का लेवल तोड़ चुका है रुपया, और अब जो लेवल है $1 के सामने वो है 64 रुपए 9 पैसे के आसपास का। तो 20 पैसे की कमजोरी रुपए में होती हुई दिख रही। करेंसी मार्केट में कमजोरी का माहौल, एफआईएस की बिकवाली के आंकड़ों के बीच में और डॉलर की मजबूती का असर साफ तौर पर रुपए की कमजोरी पर आपको इस वक्त नजर आएगा। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन होगा और वहां पर राय ली जाए। शर्मा साहब, बेयर क्रॉप साइंस 4000 करोड़ 506 करोड़ का बायबैक अनाउंस किया कल इन्होंने बोर्ड बैठक में। 13 लाख शेयर खरीदेंगे। 4000 रुपए पर टेंडर ऑफर वाला बायबैक है, यानी कि यहां से मार्केट प्राइस से लगभग मेरे ख्याल से 9-10% की प्रीमियम है। क्या लगता है जिन लोगों के पास शेयर है उन्हें टेंडर करना चाहिए बेयर क्रॉप साइंस को बायबैक में? क्योंकि यहां पर भी आज इंटरेस्टिंग बात है कि ज्यादातर स्टॉक सारे ऐसे सामने आ रहे हैं जहां वैल्यूएशंस काफी महंगे है। आइशर, नेस्ले, जस्ट डायल, बेयर क्रॉप, सब खबरें वही है आज। जी, सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो क्वांटम है बायबैक का वो बहुत बड़ा नहीं है, महज 3% है, तो बड़ी चीज नहीं है। ऊपर से जो रोटी पहले ही आधी है और उसमें भी प्रमोटर खाएगा, मतलब प्रमोटर भी पार्टिसिपेट करेंगे इस बायबैक ऑफर में, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए कोई खास चीज फिलहाल नहीं है। ये बहुत ही पहले से हमने स्टॉक्स लोगों को दिलाए हैं पुरानी कंपनियों के, एमएनसीज के, वो रख सकते हैं, कोई महज नहीं वो। लेकिन जब पूरा मार्केट गिर रहा है हो सकता है ये स्टॉक भी आपको नीचे के लेवल पे बाद में उपलब्ध हो। तो अगर आपके पास है तो आप टेंडर न करें, आप मार्केट में बेचें, जिससे आपका टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ओके, तो मार्केट में ही बेचने की सलाह और ना कि इन स्टॉक्स को बायबैक में टेंडर करें, ये शर्मा जी कह रहे हैं। लेकिन नितिन, अब केन पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। वेदांता ने 5% हिस्सेदारी कंपनी में ली है और ये एक प्रीमियम पर हुआ है। कल स्टॉक 186.25 पर जाकर टिका, 18% प्रीमियम पर, यानी कि 220 रुपए के ऊपर के भाव पर वो हिस्सेदारी ली गई है। क्या स्टॉक में किसी तरह का तेजी का मूव आने की संभावना है? क्या पोजीशंस दिख रही हैं आपको वायदे में? देखिए हर्षदा, वायदे में केन और वेदांता दोनों में पोजीशन कल नहीं बनी है। इनफैक्ट केन इंडिया में ओपन इंटरेस्ट 3.5% कम हुआ है और वेदांता में ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल फ्लैट है, कोई चेंज नहीं है। अगर आप एक्सपायरी से अभी तक देखेंगे तो केन में करीब 4.5% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है और वेदांता में करीब 1-1.25% के आसपास कम हुआ है। मगर ये जरूर है कि कल कैश मार्केट में वॉल्यूम थोड़े इंक्रीज हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो भी ये काम है वो आपको कैश मार्केट का ज्यादा वॉल्यूम है। एफएनओ में ओवरऑल अगर इसका ट्रेंड देखिएगा तो लास्ट पूरे 1 साल से दोनों स्टॉक के ट्रेंड काफी नेगेटिव है, बट वीकली चार्ट्स पे दोनों अपने मेजर सपोर्ट पे हैं। जैसे वेदांता आप देखेंगे तो 180-182 का मेजर सपोर्ट आता है और केन इंडिया में भी 185 से लेके 181 की रेंज में सपोर्ट आती है। तो इस लेवल पे आपको मंदी की पोजीशन दोनों स्टॉक में कंफर्टेबल नहीं है, बट अगर दोनों में मुझे एक स्टॉक में बाउंस बैक प्ले करना है तो पॉसिबल है कि केन इंडिया में आपको 180 का स्टॉप लॉस रख के हो सकता है एक छोटा बाउंस बैक 195-197 तक का मिल सकता है। बट मेरे ख्याल से अगर मुझे ट्रेडिंग करनी होगी तो मैं ट्रेडिंग के लिए दोनों स्टॉक को इस लेवल पे अवॉइड करूंगा। चलिए अवॉइड करें दोनों ही शेयरों को इस लेवल पर ट्रेडिंग के लिहाज से, ये राय आती हुई साफ तौर पर दिख रही है। मेटल और माइनिंग शेयर भी आज यहाँ पर रेडार पर रहेंगे, क्योंकि आज 2:45 बजे कोल सेक्रेटरी अनिल स्वरूप की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और कोल ब्लॉक्स के तीसरे चरण की नीलामी पर काफी अहम अपडेट, डिटेल्स और शायद शेड्यूल आता हुआ नजर आए। कहीं कोई मौका दिख रहा है ट्रेडिंग का नितिन आपको वायदा कारोबार के स्टॉक्स में, मेटल और माइनिंग स्पेस में कहीं लॉन्ग या शॉर्ट करने का? लेकिन जी मेटल्स एंड माइनिंग में रेगुलर शॉर्ट है, रोल ओवर भी शॉर्ट साइड के हैं
और कल जैसे एनएमडीसी में कुछ शॉर्ट पोजीशन बनी है, इसमें हमने अपने क्लाइंट्स को बीटीएसटी भी रिकमेंड की है। एनएमडीसी और भारती एयरटेल में कुछ लॉन्ग पोजीशन बनी है, बट ओवरऑल जिस तरीके से मेटल्स एंड माइनिंग में पोजीशनिंग है, पूरी की पूरी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, रोल ओवर भी शॉर्ट है, ट्रेंड भी डाउन है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई बाउंस बैक इवेंट के कारण मिलता है तो वहां पे अगर आपकी लॉन्ग है तो उसको एग्जिट के लिए यूज करना चाहिए। और शॉर्ट पोजीशन में आपको जाना है तो मुझे लगता है कि एनएमडीसी में 3 से 4 रुपए का एक डाउन साइड आपको मिल सकता है, करीब 118-117 तक का टारगेट होगा। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील में पॉसिबल है कि 865 रुपए तक की एक डाउन साइड मिल सकती है। स्टॉप लॉस ऊपर करीब 895 के आसपास का होगा। ओके, तो ये फिलहाल कॉल है इन काउंटर्स में, मेटल्स में। लेकिन रुपए की चाल पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। कमजोर शुरुआत और देखिए 64.14, 64.15 के लेवल्स आ चुके हैं। ग्रीनबैक फॉरेक्स के सुब्रमण्यम शर्मा हमारे साथ हैं। शर्मा जी, यहाँ पर इनफैक्ट बात हो रही थी कि शायद 64.50 की तरफ रुख बनता हुआ दिखाई देगा, क्या वो आज ही संभव है? देखिए, रुपए में जो वीकनेस हम देख रहे थे उसके 2 कारण है। एक तो जो आरबीआई ने रेट कट अनाउंस किए थे 0.25% की, वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम थे, और उसी के साथ जो मेटलर्जी डिपार्टमेंट ने भी जो रेनफॉल डेफिशिएंसी की बात किया, तो उसके कारण थोड़े नेगेटिविटी काफी है कि जिसके कारण सेल ऑफ हमने इक्विटी मार्केट में 2 दिन से हम देख रहे हैं। तो रुपये में भी कई दिनों से जो डाउनसाइड कैप हो रहे थे 63.50, 63.60 के लेवल, तो ये 2 वीकनेस के कारण रुपया अभी 64.20 की तरफ जा रही है। ओवरऑल आउटलुक थोड़े वीकनेस और नेगेटिव की है। 64.50 का टारगेट तो लग रहा है, बट लेकिन आज जाएगी ऐसी पॉसिबल नहीं है। मे बी 64.20-25 में थोड़ा रेजिस्टेंस हम देखेंगे, थोड़ा सेलिंग, एक्सपोर्ट और सेलिंग देखेंगे, बट ओवरऑल आउटलुक रुपए का तो नियर टर्म में वीकनेस का है, विद अ पॉसिबिलिटी ऑफ 64.50 बीइंग सीइंग इन द नियर टर्म। 64.50 का लेवल बहुत जल्दी शायद आपके सामने आता हुआ दिखे। ये राय अतुल शर्मा साहब की, शुक्रिया आपका रुपए पर ये क्विक चेक हमारे साथ शेयर करने के लिए। स्टॉक्स पर फोकस रखते हुए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखेगा। बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट्स देखकर बताएं रजत, क्या शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका है? यहाँ पर एसएनपी की तरफ से रेटिंग थोड़ी सी कम की गई है। एक नॉच ट्रिपल बी माइनस था, वहां से अब डबल बी प्लस की गई है। क्या कह रहे हैं चार्ट्स? चार्ज देखिए, ये डाउन ट्रेंड में है और 185 का लेवल तोड़ने से और नीचे जाएगा ऐसा ही उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी कुछ खास ऑल मूविंग एवरेजेस है मूविंग डाउन, एंड जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म इवन इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड्स आर आल्सो डाउन। तो इसमें कोई भी छोटी सी बाउंस आए तो भी बेचिए, या तो करंट लेवल पे बेच के आप 190 के ऊपर में 195 वुड बी द प्रिसाइज स्टॉप लॉस, उसके नीचे रखिए। हमको लगता है कि एक बार 185 का लेवल तोड़ने से ये 175 तक भी जा सकता है। ओके, ये राय आती है। लेकिन एक और राय इसी तरह से आपसे मैक्स इंडिया पर भी लेना चाहता हूं, जिसकी बात हम फंडामेंटल पहले कर रहे थे। यहाँ पर एक डाउनग्रेड जो आया क्रेडिट स्विस की तरफ से, ये स्टॉक कितना कमजोर हो सकता है? देखिए, डाउनग्रेड आया है बोल के ये नीचे तो जा सकता है, लेकिन एक चीज मैंने देखा है कि ये एक्चुअली एक अप ट्रेंड में चल रहा है, और जब तक ये इसका जो 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो पिछले पूरा महीना में, मई के महीना में इसको सपोर्ट किया है, वो 470 से 471 के बीच में है, तो उसको जब तक खास करके अच्छी वॉल्यूम के संग नहीं तोड़ता है तब मैक्स इंडिया खास नीचे जाएगा। डाउनग्रेड है उसके लिए चल सकता है, लेकिन अनलेस इट गोज बिलो 471 वन शुड नॉट बी टेकिंग एनी नेगेटिव व्यू ऑन दिस, एटलीस्ट फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ये राय आती हुई मैक्स इंडिया पर। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से कहाँ मौके बन सकते हैं आपके लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है पूजा त्रिपाठी, टॉप ट्रेडिंग कॉल्स टेकर। बताइए पूजा, बिकवाली की राय ज्यादा है? जी, आज मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर कॉल्स में जैसा कि आपने कहा बिकवाली की ही राय निकल कर आ रही है। पहले कॉल से शुरुआत करते हैं। नीरव अखाड़िया ने ओएनजीसी में बिकवाली करने की राय दी है। इनका मानना है कि बुलिश पैटर्न है इस स्टॉक में और अगले 2 दिनों में 295 तक की गिरावट इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की राय, 5% तक का रिटर्न इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। दूसरे कॉल में खरीदारी की राय निकल कर आ रही है। आशुतोष साना ने इन्फोसिस में खरीदारी करने की राय दी है। ओवरसोल्ड एरिया में है ये स्टॉक और 2002 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए, यहां से तेजी देखने को मिल सकती है। 2065 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए हैं रजत बोस। गुड मॉर्निंग रजत, बताइए आज आपके 2 टॉपिक्स कौन से होंगे? देखिए, कल बाजार में इतना जबरदस्त गिरावट था, उसके बावजूद भी बजाज फिनसर्व में अच्छी मूवमेंट दिखा गया और ऊपर की तरफ मूवमेंट भी हुआ है।
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें अब मुझको और भी कुछ टेलविंड दिखता है जिसके चलते ये 1539, 1549 इस रेंज को टेस्ट करेगा। तो वही मेरा टारगेट है। पहला टारगेट 1539 है, दूसरा टारगेट 1549 है, स्टॉप लॉस है 1492 का। ये तो रहा बाय कॉल। और एफएमसीजी में नेस्ले तो वीकनेस दिखा रहे, ये कोलगेट भी काफी वीकनेस दिखा रहे। तो मैं इसको 1930 के ऊपर में स्टॉप लॉस रख के, इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1860 के आसपास है, तो मैंने 1865 का टारगेट मान के इसको सेल करने का सलाह दे रहा हूं। मेरा टाइम होराइजन कल तक की है। थैंक यू रजत। तो एक में खरीदारी और एक में कमजोरी करने की राय रजत की तरफ से। आखिरी कॉल है मानस जायसवाल का। इन्होंने एनएमडीसी में बिकवाली करने की राय दी है। इनका मानना है कि पिछले 2 महीने से जो एक 123 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था स्टॉक में, उसको भी तोड़ दिया है और आगे 117 तक की गिरावट इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। आज 5 में से 3 कॉल्स में जानकार बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये राय आती हुई ट्रेडिंग कॉल्स के लिहाज से। और प्री ओपनिंग सेशन में संकेत मजबूती की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। 8150 के आसपास खुलने के संकेत है। निफ्टी पर 100 पॉइंट ऊपर खुल सकता है सेंसेक्स, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ी रिकवरी के संकेत आपको इस वक्त नजर आ सकते हैं इस बाजार में। लेकिन नेस्ले 5% नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। आयशर मोटर में 4% के आसपास की कमजोरी। चार्ट्स पर ये बताएं आयशर मोटर्स के लिए रजत की कौन से लेवल अहम है जहां पर अगर आज ब्लॉक डील्स होती दिखे तो आप खरीदारी करेंगे? देखिए, ब्लॉक डील हो चाहे कुछ भी हो, इसमें जो डोम फॉर्मेशन है ये बता रहा है कि इसमें लोग खुद के ऊपर की तरफ ले लिया है। तो फिलहाल इसमें इन दिनों में जो बॉटम दिखाया था वो था 17,795 का। तो वो अगर नहीं टूटता है और कोई ब्लॉक डील उसी के आसपास हो जाता है तो वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं और 17,700 के नीचे स्टॉप लगाइए। बट आई वुड बी फार मोर कंफर्टेबल एट मच लोअर लेवल से 17,000 के आसपास में, जहां पे इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहीं पे जाने से फिर ये बाई बनता है। फिलहाल इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ये हम लेने के लिए तैयार नहीं है। ओके, फिलहाल ना ही खरीदें, ये राय आती हुई दिख रही है। साफ तौर पर आयशर मोटर्स पर नेस्ले भी 5% नीचे दिख रहा है। तो ये 2 स्टॉक को आज साफ तौर पर शुरुआती कारोबार में अच्छे एक्शन में नजर आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। एक और स्टॉक जो एक्शन में दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, तिलक नगर इंडस्ट्रीज 8% ऊपर नजर आ रहा है। इसके चार्ट्स देखकर बताएं रजत, यहाँ पर क्या वजह है कि एक गैप अप ओपनिंग की तैयारी होती दिख रही है? क्या कोई खरीदारी के संकेत हैं आपके लिए? इसमें देखिए, कल तक तो एक डाउन ट्रेंड के चलते ये नीचे की तरफ आ रहा है और इसमें बहुत गजब सा मूवमेंट होता है। जब आप सोचेंगे कि इसको ऊपर जाना चाहिए तब ये नीचे चलता है। अभी ये मूविंग एवरेज 5 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करते करते नीचे आ रहा है। कभी भी ऊपर जाता है तो उसको टेस्ट करता है और वहां से फिर नीचे आ जाता है। वो आज के दिन 22 रुपया 20 पैसा पे है। तो 22 रुपया 20 पैसा पार करके कुछ ऊपर की तरफ मूवमेंट देखे तभी इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, नहीं तो इसमें कोई खरीदारी करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये काउंटर वीक लग रहा है। जो रिकवरी सिग्नल कुछ अप्रैल और मई के में दिया था वो पूरा नेगेट कर दिया है। ओके, तो ये फिलहाल राय है इस काउंटर पर। एक सरप्राइजिंग मूव आता हुआ, लेकिन वेरी क्विकली शर्मा जी, ये जो हाई और हैवी डेट कंपनियां हैं, जेपी हो, यूनिटेक हो, जिस तरह की गिरावट इन स्टॉक्स में कल देखी थी, क्या आज भी एक सेल ऑफ की तैयारी में रहना चाहिए? मौका मिलते ही इन स्टॉक से एग्जिट ले? मेरे ख्याल से ये जो मार्केट है ओवरऑल, ये क्योंकि ओवरसोल्ड है तो यहाँ पे बाउंस बैक आप जरूर देख सकते हैं। वो स्टॉक्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आपको निकलने के लिए, क्योंकि हाई डेट वाले जो स्टॉक्स हैं ये काफी अंडर प्रेशर रहेंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक ने एक बार ताला लगा दिया है कि वो आगे फर्दर कट नहीं करेंगे। और जिस तरह की मॉनसून की घोषणा की है आईएमडी ने, उसके ऊपर तो सवाल ही नहीं उठता कि किसी प्रकार का अगले कुछ महीनों के लिए इंटरेस्ट रेट कट आए। ऐसे माहौल के अंदर इनकी पिटाई हो सकती है। तो मेरे ख्याल से कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर भगवान आपको मिलती है मार्केट में, तो उसमें इन स्टॉक से और इस तरह के सभी स्टॉक से आप एक्सपोजर को कट करें। तो क्या शर्मा साहब, अब इन सारी कंपनियों पर भगवान पर ही भरोसा रह गया? देखिए सर, जो कंपनी अपने रिसोर्सेज को बेचती है, कमाने वाले रिसोर्सेज को बेचती है कि जिससे अपना डेट कम कर सके, तो रोटी कहां से खाएगी? और मार्केट का कोई, आप ये समझते होंगे यार ये लेवल पे मैंने 90 पे लिया हुआ है, 60 पे नहीं बेचा, तो अब मैं क्यों बेचूं? तो भैया जो है उसमें से भी और कमी हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख के चलेंगे तो जो भागते चोर की लंगोटी सही।
कुछ कंपनियों के भाव तो ऐसे हो गए जो जिसमें कटिंग चाय आ जाती है एक्चुअली उस लेवल के भाव आ गए हैं कि 7 रुपए, 8 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए, पता नहीं क्या होगा। एनीवे, चलिए प्री ओपनिंग सेशन के बाद अब भारतीय बाजारों में कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत होती हुई दिख रही है। 2 दिनों की तेज गिरावट के बाद थोड़ी राहत के संकेत है, लेकिन देखना होगा कि ये राहत कितने सेकंड्स, कितने मिनट, कितने घंटे टिक पाती है, क्योंकि 100 अंक ऊपर सेंसेक्स है, 20 अंक ऊपर निफ्टी है। मिड कैप इंडेक्स और बैंक निफ्टी भी 1/4% की मजबूती के साथ खुलने के संकेत देते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। कुल मिलाकर बैंक्स में थोड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है। एक्सिस बैंक लीड करेगा क्योंकि एफआई की लिमिट वहां पर खुली खरीदारी के लिहाज से। इसके अलावा एसबीआई, यस बैंक, इंडसइंड, ये सारे बैंक है जो थोड़ी सी मजबूती पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 100 अंक ऊपर सेंसेक्स पर शुरुआत हुई है। निफ्टी 20 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है, तो पॉजिटिव शुरुआत होती हुई दिख रही है भारतीय बाजारों की इस वक्त। और स्टॉक्स पर नजर डाले तो 1.5% का फायदा दिख रहा है एक्सिस बैंक में, वेदांता 0.5% मजबूत, बॉश 0.5% मजबूत, इन्फोसिस में 1% की तेजी बनती हुई दिख रही है इस वक्त। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव साइड पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वहीं कमजोर शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक 2% की कमजोरी, बड़ा हैवी वेट और आज तेज गिरावट दिखाता हुआ। एचडीएफसी 1% नीचे है, एनएमडीसी में 0.5% के आसपास की गिरावट, लेकिन इंतजार है आइशर मोटर्स की ब्लॉक डील्स का और वो आपके सामने होती हुई दिख रही है। 17,690 पर पहला ब्लॉक बदला है छोटी साइज का, लेकिन ज्यादातर जो अब ट्रेड होता दिख रहा है वो 17,350 से लेकर 17,400 की रेंज में होती हुई दिख रही है। टोटल 10 लाख शेयरों का कारोबार होना है और अब तक जो मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जी हाँ, 10 लाख शेयरों का कारोबार हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। 17,367 रुपए पर, 17,368 रुपए पर ये सौदे होते दिखे। 0.4% हिस्सेदारी जो कंपनी की बदली है वो इस लेवल पर बदली है। तो 10 लाख शेयरों के आसपास का जो कारोबार होना था वो होता हुआ नजर आया है इस वक्त आईशर मोटर में 17,368 पर। एक क्विक चेक रजत आपसे चार्ट पर 17,368 पर ये ब्लॉक्स बदले हैं और प्राइस इस वक्त 17,500 के आसपास। क्या आज के लोज के लिहाज से एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मौका है या फिर अवॉइड करें? नहीं जी, देखिए ये 17,795 का स्तर को तोड़ के प्राय 300 पॉइंट भी नीचे और भी नीचे चल दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो 16,960 पे कल 50 डे मूविंग एवरेज था उसी के आसपास चले तो वहां पे उसके नीचे स्टॉप लगा के आप लेने का सोचिए, नहीं तो इसमें खरीदारी मत कीजिए। अनिल जी, खरीदारी करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि आगे जाके बाजार टिकेगा। चलिए ठीक है, तो इंतजार करें, फिलहाल बाजार टिकता नजर नहीं आ रहा। सही भी है जो हम बात कर रहे थे, कुछ ही सेकंड्स की रही रिकवरी और लाल निशान में फिसलते हुए सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों ही अच्छी खासी गिरावट। खासतौर से बैंक निफ्टी में देखिए लगभग 0.5% का कट आता हुआ दिख रहा है और यहीं से प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है और जो अपनी प्राइस थी ब्लॉक डील की उससे भी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आइशर मोटर 13,368 की प्राइस है, लगभग उन लेवल के आसपास इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वायदा कारोबार पर नजर डालिए, आइशर मोटर स्टॉप लूजर है, 4.5% नीचे, जीएमआर इंफ्रा में 2.5% का नुकसान है, जेपी पावर 2-2.25%, रिलायंस पावर 1%, यानी कि भारी भरकम कर्ज वाली कंपनियों में अभी भी कहीं कोई राहत के संकेत नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया की एसएनपी ने रेटिंग कम की है, उसका नुकसान 1.25%, स्टॉक नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मजबूत क्या है, अदानी ग्रुप के शेयरों में थोड़ी खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। अदानी एंटरप्राइजेस 3% ऊपर है, अदानी पोर्ट पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा यूनिटेक 3% ऊपर है, वोखार्ड 3% ऊपर है। इन स्टॉक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी होती दिख रही है। तो ये है शुरुआती कारोबार का रुझान, लेकिन वॉल्यूम और प्राइस के लिहाज से एक्शन में जो स्टॉक है वो साफ तौर पर आइशर मोटर्स। हर्षिदा, और कहाँ नजर है? अनिल, उन काउंटर्स पर नजर डालनी चाहिए जहां पर कल काफी धुलाई होती हुई दिखाई दी थी। जेपी ग्रुप, जेपी एसोसिएट्स, जेपी पावर, जेपी इंफ्रा, कंसिडरिंग कल काउंटर्स काफी पिटे थे। आज भी देखिए जेपी पावर में करीब 1.5% तक का नुकसान। जेपी इंफ्रा हल्का सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जेपी एसोसिएट्स जो पेरेंट है वहां पर क्या हाल है उस पर नजर डालेंगे। 2% नीचे वो काउंटर, 2.5% नीचे। यूनिटेक में एक पुल बैक थोड़ा सा आता हुआ दिखाई दिया है। यूनिटेक के साथ आप देखिए बाकी की जो कंपनियां हैं, ऑर्बिट कॉप हो, ओबरॉय हो, इन सब में काफी ज्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया था। आईबी रियल कल काफी टूटा था, यहां पर हल्का सा हरकत देखने को मिली है। एचडीआईएल में भी कल काफी ज्यादा गिरावट आती हुई दिखाई दी थी। आज के लेवल्स एचडीआईएल के एकदम सपाट है। कहां पर तेजी आई है, वोखार्ड देखिए 2.5% का मूव आता हुआ स्टॉक में देखने को मिला है। 70,000 शेयरों का कारोबार खुलते ही एसकेएस माइक्रो में 2% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। पोलारिस कंसल्टिंग 2% ऊपर है। सुजलॉन एनर्जी को एक और ऑर्डर मिला है करीब 90 मेगावाट का। अब मुझे याद नहीं है कि साइज क्या है उस पर्टिकुलर ऑर्डर की, लेकिन स्टॉक करीब 2% ऊपर है। साथ ही ऑन मोबाइल ग्लोबल जैसे काउंटर्स
पीसी ज्वेलर्स, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स में कुछ खरीदारी बनती हुई। लगभग 2% तक के गेन्स इन काउंटर्स में आए हैं आज सुबह सवेरे। पीसी ज्वेलर करीब 2.5% ऊपर है ट्रेड के दौरान। अदानी ग्रुप में जैसे आपने मेंशन किया काफी एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा कल जो काफी पिटा था शेयर वो था IVRCL का, आज 3% का पुल बैक। GVK पावर एंड इंफ्रा यहां पर 2% की खरीदारी होती हुई। NBCC, HCC जैसे काउंटर्स में हमने देखा था कल कुछ सेल साइड की पोजीशंस एक्टिव थी, यहां पर भी 1.5% तक का पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया है। कुछ काउंटर्स जहां पर ब्रोकरेजेस ने अपनी रिपोर्ट दी है। थर्मैक्स जहां पर जो टारगेट दिया गया है UBS की ओर से वो 1000 के ऊपर का है। काउंटर देखिए थोड़ा सा शांत है, आज 973 पर ट्रेड करता हुआ। इप्का पर एक ऑप्टिमिस्टिक टारगेट आता हुआ, वो स्टॉक एकदम सपाट ट्रेड कर रहा है। वोल्टास पर भी तेजी का कॉल, लेकिन वो काउंटर आप देखिए 1% की गेन्स बनाते हुए दिखाई दिया है। तो ज्यादा कुछ एक्शन वैसे है नहीं मार्केट में। कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स हैं जहां पर कल काफी पिटाई हुई थी, वहां पर हमने देखा एक हल्का सा पुल बैक देखने को मिला है और सिर्फ 38 अंकों का ही इजाफा इस समय मिड कैप इंडेक्स में देखा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन नेस्ले एक और स्टॉक है जहां पर 5% का बड़ा कट आज फिर से आता हुआ दिख रहा है। 6000 के नीचे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस वक्त है 5900 का लेवल, तो यहां पर तेज मार पड़ती हुई दिख रही है। आयशर मोटर अपनी ब्लॉक डील की प्राइस 17,368 उस लेवल के ऊपर होल्ड करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। दूसरा बड़ा कट मैक्स इंडिया पर 4% का 467 के आसपास के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। GMR इंफ्रा 1.5% फिर से कमजोर होता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक्स है जहां पर मार पड़ती हुई साफ नजर आ रही है। वायदा कारोबार में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स जो एक्शन में है वो इसी स्पेस है। अब HDIL, GMR इंफ्रा, JP एसोसिएट ये गिरने वाले शेयरों की लिस्ट में शामिल होते हुए माफ कीजिएगा आपको नजर आएंगे। बाजार हरे और लाल निशान के बीच में झूलते हुए और निफ्टी की आज की रेंज अगर आप देखें तो 8110 ये है लो आज का, 8110 का, 8160 का हाई बनाया है हमने। इस रेंज में अब तक 50 पॉइंट में बाजार ने ऊपर नीचे ट्रेड किया है। मजबूत शुरुआत, तेज गिरावट और फिर से रिकवरी के आसार इस वक्त, लेकिन बैंक निफ्टी अब भी 1/4% कमजोर है। ये संकेत साफ तौर पर आते हुए दिख रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है रजत बोस, VK शर्मा और नितिन मुरार का। नितिन, अगर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन लेनी हो, क्योंकि आप कह रहे थे कि रिकवरी आएगी तो भी टिकेगी नहीं, किन लेवल्स पर लेंगे आप? लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि 8175, 8180 तक निफ्टी एक बार बाउंस बैक आना चाहिए। अभी 8150 के आसपास का लेवल है, बट जो कल जो वॉल्यूम के साथ सेलिंग आई थी वो हम लोगों ने देखा था 8225 के आसपास काफी वॉल्यूम्स आए थे और उसके बाद निफ्टी ने लो बनाया था। तो मैं समझता हूं कि जो अगर आपको 8175 के आसपास का बेचने का मौका मिले तो आपका स्टॉप लॉस मिल जाता है 8225 का। 50 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस रख के उस लेवल पे बेच सकते हैं। दूसरी बात, अगर ऊपर उस लेवल तक नहीं जा पाती है और लो फिर आज का काटती है तो उस केस में आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है एक बाउंस बैक मिलना चाहिए 8175 का, वहां पे आप बेचें। 8225 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, ये है फिलहाल राय निफ्टी पर। लेकिन अदानी ग्रुप, शर्मा जी आपकी क्या एनालिसिस होगी इस कंपनी, इस पूरे ग्रुप पर, स्पेशली अदानी एंटरप्राइजेस, क्योंकि ज्यादा वैल्यू जो है अब बाकी कंपनियों में मूव कर चुकी है। अब अदानी एंटरप्राइजेस प्राइमरीली एक ट्रेडिंग कंपनी रहेगी। उस लिहाज से क्या 120 के आसपास और 113 के आसपास आज के जो लेवल्स देखने को मिले हैं, क्या वो फेयरली वैल्यूड स्टॉक है और क्या पोजीशन इसमें रहनी चाहिए या फिर आप शिफ्ट करेंगे पोर्ट में, ट्रांसमिशन में, पावर में? मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टमेंट है वो तो एक इन्वेस्टर का जिसके पास एक कंपनी थी वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया है उसको, क्योंकि बाकी कंपनियों के स्टॉक मिल गए हैं और उसी अनुपात में ये है। लेकिन फिर भी इसके अंदर जो विजिबिलिटी है इसके खुद के बिजनेस की वो नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई मैं सलाह नहीं दूंगा नई इन्वेस्टमेंट की इसके अंदर, और है तो इसमें से इसको शिफ्ट करें अडानी पोर्ट के अंदर जहाँ पे आपको विजिबिलिटी बेहतर है। ओवरऑल एक इसके अंदर बहुत जो बात हो, जो जिस चीज को अवॉइड किया जा सकता था, कल बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने स्टॉक को लिया ये समझ के कि ये स्टॉक इतना नीचे है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक की तो अलग से सेशन होना चाहिए था जिससे कि ये प्राइस डिस्कवरी हो सके, जिससे कि आम इन्वेस्टर्स विदाउट पैसे डाले उसको मालूम पड़े कि ये प्राइस यहाँ पे कोट हो रही है। 1 घंटे बाद इसका सेशन खुलना चाहिए था। तो वो बहुत सारे लोग इसमें फंस गए हैं बिना बात, जो मैं समझता हूं कि एक्सचेंजेस की लापरवाही की वजह से हुआ है। इतना बड़ा जब स्टॉक चेंज करता है तो उसका अलग से सेशन होना चाहिए था। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ही आवश्यक था।
एक स्टॉक जहां पर हमने देखा है थोड़े से रिकवरी के साइंस आते हैं वो है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स 4150 पर। अब इस स्टॉक में लोग काफी फंसे हैं कंसिडरिंग पिछले 2-3 क्वार्टर से परफॉर्मेंस जो है खराब होता हुआ दिखाई दिया है। इस तिमाही के नतीजे भी हमने देखे और वहां पर भी एक झटका था। स्टॉक काफी करेक्ट हुआ और मेरे ख्याल में इस महीने आप देखेंगे, ये तो ऑफकोर्स पिछले महीने का मूव अगर आपके लिए हाजिर करें तो काफी काउंटर करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया था, लगभग 20-22% तक की गिरावट देखने को मिलेगी। और एक ये सेकंड या थर्ड क्वार्टर है जहां पर खराब प्रदर्शन। तो रजत, इस पुल बैक में अब क्या लग रहा है, कहां तक पहुंचेगा ये काउंटर, क्योंकि काफी रिटेल क्लाइंट्स के पास ये स्टॉक है। ये 44 रुपए के ऊपर चले तो फिर कुछ और पुल बैक आपको ऊपर की तरफ दिखेगा, नहीं तो ये 44 रुपए के आसपास जाते ही फिर से सेलिंग हो जाएगा। ये 44 रुपया के महत्वपूर्ण ये महत्व क्या है, ये है कि ये 5 डे मूविंग एवरेज है और इसमें पिछले 5 दिन से उसी के आसपास जाता है, जाके फिर गिर जाता है। तो वो जब तक पार नहीं करेगा तब खास कोई पुल बैक और एक्सपेक्ट मत कीजिए। बट जो अभी 41 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 44 तक पहुंचना वो भी काफी बड़ा बात होता है। बट नीचे अगर कोई कारण से फिर से टूटना चालू करता है तो 37 से 38 के बीच में अच्छी सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटेगा उम्मीद थोड़ा कम है, तो इसीलिए उसी लेवल पे अगर पहुंचे तो तब डेफिनेटली एवरेज करना या फ्रेश बाई करना तब सोच सकता है। बट करंट लेवल पे मैं कोई बाइंग नहीं दिखता हूँ। ओके नितिन, बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट करने के लिए मौका है या देर हो चुकी है? 3% ऑलरेडी स्टॉक नीचे है, इनफैक्ट 4.25%, 3.5%। जी देखिए अब अनिल जी 180 के आसपास सपोर्ट आ रहा है, तो मेरे ख्याल से रिस्क वार्ड रेशियो बहुत अच्छे फेवरेबल्स नहीं है। तो अभी अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन है तो ऊपर में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप इस लेवल पे भी करते हैं तो 186 का स्टॉप लॉस आता है और पॉसिबल है कि 179 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग मूवर्स परसेंटेज गेनर्स में फ्यूचर रिटेल का डीवीआर आपके लिए हाजिर करेंगे। 7% की तेजी आई है स्टॉक में, लेकिन इस डीवीआर में ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते। 1000 का ही ट्रेड फ्यूचर रिटेल के डीवीआर में देखने को मिल रहा है। 7% का अपटिक वहां पर। ऑन मोबाइल ग्लोबल जैसे काउंटर्स में 4% तक का इजाफा। अनंत राज, संघी मूवर्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है प्राइस एक्शन काफी सिग्निफिकेंट बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन एक काउंटर जिसमें हमने देखा है काफी ज्यादा हरकत है, ब्रेक में जाते जाते मैं आपकी राय लेना चाहूंगी नितिन। वॉकहार्ट आज फिर 2% ऊपर, 1388 का लेवल, क्या करेंगे? बाय पोजीशन अभी अवॉइड करना चाहिए। सपोर्ट पे बिल्कुल है, ये करीब 1360 के आसपास सपोर्ट है। जिस हिसाब से मूवमेंट है मुझे लगता है एक बार 1360 का स्टॉप लॉस रख के आप बाई कर सकते हो। इसमें पॉसिबल है कि 1410 तक का एक बार शॉर्ट टर्म टारगेट मिलना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम्स भी ठीक आ रहे हैं। अभी जो मूवमेंट आई है इसमें वॉल्यूम्स ठीक है और सपोर्ट से बाउंस बैक किया है, तो पॉसिबल है कि एक बार आपको 1420 तक का टारगेट मिल सकता है। 1360 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, 1360 का स्टॉप लॉस और 1420 के लेवल्स के लिए एक प्ले रह सकता है, लेकिन वो स्टॉप लॉस पर गौर करिए। काउंटर काफी वाइल्ड स्विंग्स भी दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, विनोद जी, नितिन और रजत, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। मार्केट पर एक बार फिर नजर डाल लीजिए 8143 पर। तो एक हल्का सा पुल बैक डेफिनेटली आया है मार्केट में, जैसे हमारा अनुमान सुबह में था कि 2 दिन की बिकवाली के बाद बाजार थोड़ा सा अपनी चाल को मजबूत नहीं लेकिन ठीक करने की कोशिश जरूर करेगा, तो पॉजिटिव जोन में हल्का सा, लेकिन कितने समय टिक पाएंगे इन लेवल्स पर वो एक अभी भी बड़ा सवाल है, क्योंकि 8135 पर अब और एकदम फ्लैट हो चुका है निफ्टी मेरे बोलते ही। लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ होंगे सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा, उनसे जानेंगे इस तरह के सेल ऑफ में, इस तरह के मेहम में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। क्या ये खरीदारी का मौका है या फिर बाजार से दूर रहने का और अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार करने का मौका? ब्रेक के बाद बाजार पर डालिए नजर। इस वक्त कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है, 30 अंकों का नुकसान दिखेगा आपको। सेंसेक्स में निफ्टी 10 अंक नीचे है,
काफी उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता दिख रहा है और लाल निशान के बीच झूलते हैं सेंसेक्स और निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स में कमजोरी दिखेगी आपको, 1/4% की दिन के लो पॉइंट पर मिड कैप इंडेक्स अब आता हुआ दिख रहा है। और स्मॉल कैप शेयरों पर अगर नजर डालें और उसके साथ ही बढ़ने गिरने वाले शेयरों के पर नजर डालें तो अब तक तो बढ़ने वाले शेयर थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन देखना होगा ये मामला कब तक रह पाता है। लेकिन बैंक निफ्टी यही प्रेशर पॉइंट है सबसे ज्यादा बाजार में। हम ये कह रहे थे कि जब तक बैंक निफ्टी में रिकवरी नहीं आएगी तब तक आप बाजार को रिकवर होते नहीं देखेंगे और प्रेशर वहीं से बनता हुआ दिख रहा है। आप देखिए 0.5% का नुकसान लगभग बैंक निफ्टी में इस वक्त दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी आज के दिन के लो पॉइंट पर इस वक्त आपको नजर आता हुआ दिखेगा। एशियाई बाजारों पर नजर डालिए। हांगकांग और चाइना के बाजार जो अच्छे मजबूत थे अब तेजी से गिरते हुए दिख रहे हैं। 0.25% का नुकसान हांगकांग में, चाइना में भी नुकसान है, लेकिन हाँ हमारे लिए कुछ हद तक इसे पॉजिटिव भी समझा जा सकता है कि चाइना के बाजार का गिरना हमारे लिए उतना नेगेटिव नहीं है, क्योंकि काफी कुछ एफआईएस के फ्लोस का अलोकेशन इंडिया और चाइना के बीच में होता हुआ दिख रहा है। तो उस लिहाज से चाइना के बाजारों की गिरावट से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी एशियाई बाजार भी थोड़ा सा उससे फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। 1.5% नीचे हांगकांग के बाजार है। तो एशियाई बाजारों में एक अच्छा करेक्शन ऊपर के लेवल से होता नजर आ रहा है, यहां पर आपको नजर जरूर रखनी चाहिए। लेकिन बाजार के आगे के डायरेक्शन पर बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। फिर से अच्छा खासा करेक्शन शुरू हुआ है मॉनसून की चिंताओं को लेकर, पॉलिसी के बाद के माहौल को देखकर क्या लग रहा है इस बार हम 8000 के लेवल के नीचे भी जाने को तैयार हैं या यहां से भी एक साइजेबल डाउनसाइड रिस्क दिख रही है आपको बाजार में? मुझे लग रहा है अनिल जी कि हम 8000 पॉइंट्स निफ्टी के नीचे चले जाएंगे अगर ये जो 3 आशंकाएं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रत्यक्ष रूप में सामने रखा है, एक तो अगर मानसून डेफिशिएंट हो, दूसरा अगर क्रूड के प्राइसेस ऊपर चले जाएं, और तीसरी जो उन्होंने आशंका जताई है कि इंटरनेशनल सिचुएशन अगर कुछ नेगेटिव उसका डेवलपमेंट हो जाता है, तो मेरे ख्याल से अगर ये तीनों फैक्टर्स जो हैं एक ही साथ अगर प्रस्तुत हो जाएंगे तो बाजार पे नीचे का दबाव बहुत ज्यादा बनेगा। लेकिन ये संभव है कि ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो सीक्वेंशियल रूप में एक के बाद एक या एक समय ना आए। तो लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम वेटेज दें तो शायद बाजार पे नीचे का दबाव का वेट जो है उसका 50% वेट तो मानसून की डिफिशिएंसी के कारण होना चाहिए, और बाकी के जो 50% वेट है वो क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाने से या फिर जो इंटरनेशनल सिचुएशन है जिसमें कि 2 मुख्य फैक्टर्स हैं, एक तो ग्रीस की सिचुएशन और दूसरी फेड रेट हाइक, ये तीनों अगर एक साथ हो गए तो शायद हम बहुत ही नीचे के लेवल देखेंगे। अगर ये तीनों धीरे धीरे प्ले आउट करेंगे तो बाजार नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन एक साथ ना जाके धीरे धीरे सरकता हुआ जाएगा। लेकिन किस तरह के लेवल्स फिर नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे? क्योंकि 8100 अब हम देखेंगे शायद फिर से ब्रीच होता हुआ आज के सत्र में दिखाई दे सकता है। 8000 को होल्ड कर पाएगा या फिर आपको लग रहा है 7800 7700 के लेवल्स अब ऑब्वियस हैं? देखिए, मैं मार्केट का जिस तरह का बिहेवियर था मॉनेटरी पॉलिसी के बाद, उसको अगर मैं अपने नजरिए से समझूं तो मुझे लगता है कि बाजार की ऊपर की लेवल जो है वो कैप हो गई थी बिकॉज ऑफ द कंसर्न्स ऑन वैल्यूएशंस। डोमेस्टिक कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस उतने अच्छा नहीं सुधर रहे थे जितना कि हमें अपेक्षा थी, तो इसके कारण ऊपर की लेवल कैप हो गई थी और बाजार को एक बहाना चाहिए था, जो कि आरबीआई पॉलिसी में जो उन्होंने 3 फैक्टर्स रखे, मेरे ख्याल से इसमें अनयूजुअल कोई भी फैक्टर नहीं था। ये सारे के सारे फैक्टर्स बाजार के सामने पहले से थे। तो मुझे लगता है अगर वैल्यूएशन ने ऊपर की लेवल कैप की है तो वैल्यूएशन बाजार की नीचे के लेवल को भी स्टॉप करेगा। देखिए, बहुत एक्यूरेसी से बोलना तो मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से कॉर्पोरेट परफॉर्मेंसेस FY16 में प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं और FY17 में प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, उसको अगर हम माने कि 13 से 15% का प्रॉफिट ग्रोथ अगर इस फाइनेंशियल ईयर में होता है और फिर 15 से 18% अगले साल में होता है, और ये नेगेटिव, मैं कहूँगा नेगेटिव नहीं, पेसिमिस्टिक एस्टिमेट्स है, ये काफी संभव है कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस हम लोगों को इससे ज्यादा सरप्राइज करें। अगर इस तरह की ग्रोथ अगर होती है तो मुझे लगता है निफ्टी का लेवल करीब 7500 का लेवल बाजार को वैल्यूएशन के मेजर पे काफी स्ट्रांग सपोर्ट के रूप में सामने आएगा, और मुझे ख्याल से उस लेवल पे बाइंग काफी आनी चाहिए। ओके, लेकिन फिर तेजी के रीजंस क्या सिर्फ सस्ते वैल्यूएशन ही होंगे या फिर कोई ट्रिगर्स भी आपके सामने होंगे?
मेरे ख्याल से देखिए ये सब जो फैक्टर्स हैं, मॉनसून तो देखिए बाजार ने जिस तरह से रिएक्ट किया, अभी तो मॉनसून की शुरुआत ही नहीं हुई है, बाजार को लग रहा है कि मॉनसून डेफिशिएंट हो गया। हमें मॉनसून को 3 आंकड़ों पर देखना पड़ेगा। एक तो मॉनसून की क्वांटिटी, दूसरी उसकी ज्योग्राफिकल स्प्रेड, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात उसका इम्पैक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमें अगले 3-4 महीनों में ही पता चलेंगे। मेरे ख्याल से जैसे जैसे इन तीनों फैक्टर्स की थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव साइंस दिखने लगेंगी, वो बाजार के लिए एक ट्रिगर होगी। और दूसरी ट्रिगर जो मुझे लगता है बाजार के लिए होनी चाहिए वो ये कि देखिए वर्ष 2015 में सरकार ने जब सरकार बनी तो उनके पास वर्चुअली बिल्कुल ही पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए। मेरे ख्याल से हिस्टोरिकली जनवरी टू दिसंबर 2015 में सरकार की जो खर्च हुई है हिस्टोरिकली बहुत ही लो रही होगी। लेकिन जब वर्ष 2016 की शुरुआत हुई है फाइनेंशियल ईयर, तो उनका नया खाता खुला है। सरकार की स्पेंडिंग इन दिस फाइनेंशियल ईयर इज ऑन दी अग्रेसिव साइड। इनफैक्ट जो पब्लिक रिपोर्ट्स आए उसके अनुसार पहले महीनों में ही, अप्रैल के महीनों में सरकार ने जो बजट किया था उससे ज्यादा खर्च किया। मेरे ख्याल से इसी क्लू, ये जो फैक्टर है, इसका इम्पैक्ट हमें अगले 2-3 महीनों में हमें दिखने लगेगा। तो उसकी मल्टीप्लायर फैक्टर जो है वो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में भी दिखेंगी। हमने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की जो एनालिस्ट मीट्स हुई, उनके जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स हुए, उसमें उन्होंने कहा कि उनकी ऑर्डर बुक अब ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, उनकी मार्जिन एक्सपैंड कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि सेकेंड फैक्टर जो बाजार के लिए होगा वो होगा ये गवर्नमेंट की फ्रंट फुटेड एक्टिविटी का कास्केडिंग इम्पैक्ट ऑन कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। एंड थर्ड फैक्टर है कि देखिए फेड रेट हाइक होनी है, अब वो सितंबर में हो रही है, दिसंबर में हो रही है, यही असमंजस की स्थिति है। हमारे ख्याल से एक बार ये इवेंट हो के गुजर जाए तो बाजार ज्यादा ही राहत की सांस लेगा। तो मेरे ख्याल से ये 3 फैक्टर्स हैं जो बाजार को ऊपर की दिशा देगी और काफी स्ट्रांगली ऊपर की दिशा देगी। और होपफुली उन फैक्टर्स में जल्द से जल्द काम शुरू होता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया सिन्हा साहब हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। मार्केट इस बीच सेंसेक्स देखिए 60 अंक नीचे इस समय, निफ्टी 8116 के लेवल्स पर कारोबार करता हुआ। मिड कैप काउंटर्स अब 75 से 80 पॉइंट की गिरावट दिखा रहे हैं और बैंक निफ्टी पर भी आ गया है दबाव, ये भी लगभग 80-85 अंक नीचे है। तो प्रेशर क्लियरली माउंट हो रहा है मार्केट पर। तकनीकी तौर पर कौन से लेवल्स अहम है, कहां पर बाजार सपोर्ट लेगा, अगर पुल बैक आता है कहां तक बढ़ सकता है और आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, और इस समय सबसे कमजोर स्टॉक्स कौन से दिख रहे हैं, इस पर एक चेक लेंगे। S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी हमारे साथ होंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि मॉनसून के लिए कौन से वो बम्पर शेयर हैं जहां पर इस भारी भरकम गिरावट में आपको धीरे धीरे खरीदारी करना शुरू कर देनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से वो अच्छे रिटर्न दिलाएंगे आपको। संदीप जैन भी हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। बाजार में नजर डालिए, यहाँ पर इस वक्त गिरावट गहराती हुई दिख रही है। लगभग 90 अंक नीचे सेंसेक्स दिखेगा। निफ्टी लो पॉइंट पर अब आता हुआ दिख रहा है 8110 का लेवल, 25 अंकों का नुकसान। मिड कैप इंडेक्स में गिरावट गहराती हुई दिख रही है, 1% से ज्यादा की तेजी होती दिख रही है। तो अब मिड कैप इंडेक्स फिर से जो तेज गिरावट दिखा रहा है, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अब गिरावट का शिकार होते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो मिड कैप इंडेक्स में आप देखिए आइशर मोटर्स जो अपनी प्राइस है जहां पर ब्लॉक डील्स हुई 17,368, उससे कहीं नीचे अब 17,000 के नजदीक पहुंचता हुआ दिख रहा है। दूसरा जेपी पावर आज फिर से 6% की बड़ी गिरावट, HDIL 5% नीचे, रिलायंस कम्युनिकेशन 4% नीचे, GMR इंफ्रा, बैंक ऑफ इंडिया, आईबुल रियल, JSW एनर्जी, भारी भरकम कर्जों वाली कंपनियों में तेज गिरावट फिर से होती हुई दिख रही है। उसके चलते आप देखेंगे कि मिड कैप इंडेक्स काफी तेजी से टूटता हुआ दिख रहा है। तो आज यहां पर काफी ज्यादा मार पड़ती हुई आपको नजर आएगी। इस वक्त रुझान साफ तौर पर बिकवाली के प्रेशर के तौर पर जो आता दिख रहा है वो कमजोर मिड कैप शेयरों पर नजर आ रहा है। लेकिन बाजार में आगे किस तरह का डायरेक्शन रहेगा, क्या लेवल्स अहम है आपके लिए अब निफ्टी के चार्ट्स पर, कितनी और कमजोरी हो सकती है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ देश के दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सुदर्शन जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहला सवाल तो आपसे यही लेना चाहता हूं, क्या निफ्टी के लिए कुछ नई रिस्क, नई लोअर जोन, नई रेंज खुलती हुई दिख रही है? यदि हाँ तो कितना हम और कमजोर हो सकते हैं निफ्टी पर? जी नमस्कार। देखिए, लगता तो अब यही है कि निफ्टी है ना, जो एक करेक्शन के दौर में गुजर रहा था, वो करेक्शन अब नीचे की तरफ और मंदी में शायद बदल सकता है।
नीचे की तरफ सारे पॉसिबिलिटी सब खुल गई है। एक बहुत बेरिश पैटर्न, बुलिश बेरिश हेड एंड शोल्डर बन के निफ्टी नीचे जा रहा है, जिसका पैटर्न टारगेट लगभग 7000 होता है। आप समझिए कि ये टारगेट्स हैं, 7100 हो सकता है, 7200 हो सकता है, न भी जाए वो दूसरी बात है, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी कहीं न कहीं जाकर 8000 का जो एक अहम सपोर्ट है वो तोड़ेगा और नीचे की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जो हमने सोमवार को हाइस बनाए थे 8450, वो लगभग ब्लॉक हो गया है। उसके ऊपर निफ्टी को जाना बहुत मुश्किल है और खरीदारी तभी करेंगे जब वो 8450 के ऊपर 8450 के ऊपर जाएगा। नहीं तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, उनको शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज खोजनी चाहिए। बाकी व्यापारियों को हट के बैठ जाना चाहिए। मंदी के बाजार में, गिरते बाजार में खरीदने में कोई मतलब नहीं है। अब सुदर्शन, बैंक्स में हमने कल करीब 250 पॉइंट की गिरावट देखी थी, आज भी यहाँ पर वीकनेस फिर से शुरू हो रही है। ये कितनी कमजोर कड़ी है मार्केट की? और इन हेवीवेट बैंक्स में, चाहे वो आईसीआईसीआई हो, एसबीआई हो, पीएनबी जैसे बैंक्स हो, वहां पर क्या एक अग्रेसिव शॉर्ट कॉल लेना ठीक रहेगा? क्या वहीं पर पैसा बनेगा शॉर्ट करके? नहीं, मैं आपको फिर बता दूं कि मैं ये नहीं, बिल्कुल सलाह नहीं दे रहा हूं कि शॉर्ट करना चाहिए। प्रायः सभी व्यापारियों को बाजार से हटकर अलग हो जाना चाहिए। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है सिर्फ वही शॉर्ट करें, और इसका कारण है हमें ना लंबी अवधि के बुल मार्केट में है। सो दो अलग अलग प्रवाह इस बाजार में चल रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट जो कि लोअर लेवल से हमेशा बाजार को ऊपर ले जाने की चेष्टा करेगा, और एक डीप करेक्शन जो नीचे लेके जाएगा। तो केवल ट्रेडर्स ही, अच्छे ट्रेडर्स ही और इस करेक्शन में शॉर्ट सेलिंग करें। पर आपके प्रश्न का जवाब ये है कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट सेलिंग बनती है, और जो हैवी वेट्स हैं पीएनबी या फिर आईसीआईसीआई बैंक, ये तीन, एचडीएफसी बैंक, और अब कहीं कहीं एक्सिस भी, तो यहाँ पर सब जगह ही सेलिंग की जा सकती है। देखिए, लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में सेल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल होता है। ओके, लेकिन सुदर्शन जी अब ये बताएं कि किन लेवल्स के पार निफ्टी और बैंक निफ्टी निकले ऊपर की तरफ, तो फिर आप ये कहेंगे कि करेक्शन पूरा हो चुका है और अब मूड फिर से तेजी का बना लेना चाहिए, या यूं कहें कि बुल रन फिर से रिज्यूम हो चुका है? ये लेवल्स कौन से हैं आपकी नजर में? ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि हम ना बुल मार्केट में खरीदारी की चेष्टा करते हैं, पर इस समय ये लेवल्स इतने दूर हैं, और अभी 3 दिन पहले के ही लेवल्स हैं, लेकिन आज दूर लगने लग गए। 18,500 बैंक निफ्टी में और 8450 8450 निफ्टी में और 18,500 बैंक निफ्टी में। जब इन लेवल्स को निफ्टी तोड़ के ऊपर जाएगा तो हम सोचेंगे कि ये है ना करेक्शन था, बुल मार्केट की शायद वापस रिजम्पशन हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे अगर बाजार नीचे गया तो जैसे जैसे बाजार नीचे जाएगा ये लेवल्स भी नीचे आते जाएंगे। तो ये नहीं है कि अगर हम 7000 पहुंच गए तो हम 8400 फिर देख रहे हैं, उस समय ये लेवल्स भी पास आ जाएंगे। ओके, लेकिन अगर आप देखिए कि कहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव देखने को मिला है ऑफ लेट, बैंक्स के अलावा हमने देखा एफएमसीजी काउंटर्स की धुलाई हुई है, द लाइक्स ऑफ आईटीसी, नेस्ले जैसे काउंटर्स, एचयूएल में काफी प्रेशर बनता हुआ, ऑटो कंपनियों में नरमी देखने को मिली है, मेटल्स तो वैसे भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो कहां पर अब आपको चार्ट्स पर ज्यादा वीकनेस दिख रही है सुदर्शन इस समय? नहीं, वो वीकनेस देखिए, ये जो एक सेक्टर आपने नहीं कहा, फार्मा है ना, लगता है कि टॉप आउट कर रहा है। ऑटो में वीकनेस पहले से ही है, और मेटल्स आप खुद कह चुके हैं, और एफएमसीजी भी है ना करेक्शन के दौर से निकल रहा है, शायद अभी का करेक्शन पूरा नहीं हुआ है। तो जो सेक्टर्स वीक नहीं लग रहे हैं, मैं उसकी बात कर लूं, एक तो आईटी सही लगता है। आईटी के नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है, और चाहे वो 5 बड़े दिग्गजों पर ही ध्यान देना चाहिए, पर वहां पर अगर कभी भी बाजार में मोमेंटम बने, अगर करेक्शन के दौर में भी, तो आईटी की खरीदारी ठीक लग रही है, क्योंकि आईटी का एक बहुत बड़ा करेक्शन हमारे पीछे जा चुका है। और दूसरा, अपने आप में जो एक शेयर है, या फिर उसका ऑयल एंड गैस का ग्रुप आप मान लीजिए, रिलायंस है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, और इवन ओएनजीसी करेक्शंस में, ये शायद डीप करेक्शंस ना करे, यहां खरीदारी बनेगी। ओके, तो ये राय आती हुई इन सारे शेयर पर। शुक्रिया आपका सुदर्शन जी, हमारे लिए वक्त निकाल कर इन सारे स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए, और साथ ही हमें बताने के लिए कि बाजार का डायरेक्शन अभी भी मंदी की तरफ रह सकता है, तो सावधान रहें, शॉर्ट करने के लिए उछाल का इंतजार करें। इस बीच बाजार काफी वॉलेटाइल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 8110 से लेकर 8150 की रेंज में बार बार उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट लिमिटेड है 1/4% की, लेकिन बैंक निफ्टी 0.5% मजबूत है, और मिड कैप इंडेक्स 0.1% के आसपास की कमजोरी दिखाता हुआ। माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी 0.5% कमजोर है। और अब आप देखिए गिरने वाले शेयरों की तादाद
750 बढ़ने वाले शेयर 450, तो तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे, ब्रेक नहीं लेंगे, इनफैक्ट यहीं पर हम कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बताएंगे आपको वो शेयर जिनका सीधा संबंध मॉनसून से है, यानी कि मॉनसून में ये शेयर ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए कर सकते हैं पैसों की बारिश। और आज से हम रोजाना आपको बताएंगे ऐसे शेयर जो मॉनसून से जुड़े होंगे, और इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके रडार पर आज? देखिए, मैंने तो मॉनसून सेल को इस तरीके से लिया है कि जिस तरीके की कल गिरावट आई है और वहां पे हर स्टॉक ही एक तरीके से बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ गए हैं, बट स्टिल टेक्निकली और फंडामेंटली जो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं उनको लिया, और जो जिनमें कन्विक्शन है कि काफी नीचे आ गए ऊपर से चल के, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ स्टॉक्स है जिनसे कहीं ना कहीं डाउनसाइड रिस्क कम हो और सेफ्टी ज्यादा हो, उन टाइप के स्टॉक्स को मैंने चुनने की कोशिश की। मैंने पहला स्टॉक चुना है मुंजाल शोआ। अगर मुंजाल शोआ की बात करें तो एक ऑटो इंसुलरी कंपनी है। मैंने पहले भी एक बार मुंजाल ऑटो आप ही के शो में दिया था 50-40 रुपए के लगभग, और ये मल्टी बैगर बना था। वैसे ही एक मुंजाल शोआ भी सेम ग्रुप की कंपनी है, बेहतरीन करेक्शन दे चुका है, और मेरे हिसाब से जिस क्वालिटी की कंपनी है, जो बेसिकली वैल्यू है कंपनी में, वो अगर मैं बात कहूं तो पी मतलब सिर्फ 8 या 9 की पी है, 8 के करीब पी है। प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ 1.6 की है, और बाकी अगर पीरियड से कंपेयर करें तो बहुत सस्ते हैं ये सारे। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2-2.5% की डिविडेंड यील्ड है। जहां पे भी अब सरकार जिस तरीके से पॉलिसीज पे अब एग्रेसिव हुई है, मुझे ऐसा लगता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आगे सुधार आएगा। मॉनसून डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है, बट स्टिल आई फील कि जहां पे भी थोड़ा भी मॉनसून में सुधार आएगा और डिस्ट्रीब्यूशन पे भी काफी डिपेंडेंट रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उस एनवायरनमेंट में। और 3 साल की अगर CAGR देखें ग्रोथ में, नेट प्रॉफिट में, तो करीब 28% की है, ROC 24% की है, ROE 21% की है, और जीरो डेट कंपनी है। इन सारी टाइप की अगर एडवांटेजेस को देखते हैं, ये कंपनी मुझे लगता है कि बहुत सस्ती अवेलेबल है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स है शॉक एब्जॉर्बर्स की। ये एक सिनोनिमस नेम है इनफैक्ट ये शॉक एब्जॉर्बर्स की जब बात करते हैं। फिर ये डॉलर का बेनिफिशियरी भी है, बाहर के मार्केट्स में भी अच्छा खासा इनकी सेल्स है। तो मेरे हिसाब से 250 का टारगेट ये कंपनी बहुत आराम से अचीव करेगी 9 से 12 महीने की अवधि में। ओके, मुंजाल शोआ, जहां पर अब हम देख रहे हैं कि 3.5% की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा संदीप, कोई और शेयर आपके रेडार पर जहां पर तगड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं और अब स्टॉक्स अच्छे सस्ते मिल रहे हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट एक स्टॉक है, मैंने पहले भी करीब 24 रुपए पे रेकमेंड किया था, और उसके बाद ये 38 रुपए गया, और अब वापस से आई थिंक 30 रुपए के लगभग आया। वो है मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस में जब रेकमेंड किया था और अब में बहुत बड़ा फर्क है। ये है कि मन्नापुरम फाइनेंस तब हाउसिंग फाइनेंस में नहीं थी, और अब ये हाउसिंग फाइनेंस में भी आ गई। इसको इनफैक्ट नवंबर-दिसंबर में इन्होंने स्टार्ट किया था ये काम, और अब ये सिर्फ गोल्ड लोन कंपनी नहीं रह गई है, एज ओल्ड कंपनी है गोल्ड लोन की, ठीक है, ये बात सही है, बट अब ये हाउसिंग लोन्स में है, व्हीकल फाइनेंस में है। और जिस तरीके से इस कंपनी की वैल्यूएशंस है, मुझे बहुत सस्ता लगता है। ये करीब अगेन 8.5-9 के पी पे है, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे 1 पे है, डिविडेंड यील्ड 6% का। इनफैक्ट अभी रिसेंटली बहुत बड़ा डिविडेंड दिया, और उसके बाद डिविडेंड जब एक बार अनाउंस हो जाता है और जब क्रेडिट हो जाता है उसके बाद एक बार करेक्शन आता है, तो वैसा ही कुछ करेक्शन है। और 3 साल की ग्रोथ देखे कंपनी की तो 263% की ग्रोथ आई है सेल्स में, नेट प्रॉफिट में 175%। लास्ट ईयर की अगर नेट प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 661% की। इन सब चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी बहुत सस्ती है। इंटरेस्ट कॉस्ट भी कंपनी के नीचे आए हैं, टीम साइज बहुत बेहतरीन है। अगर कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, 17.5 लाख क्लाइंट्स है कंपनी के, और जो 15 लाख थे पहले, और करीब 3100 ब्रांचेस है। तो कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो बेहतरीन तरीके से ये लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और हाउसिंग फाइनेंस में ये कंपनी अब एग्रेसिव हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस जिस तरीके से ऑलरेडी कई दिग्गज इन्वेस्टर्स है, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला जी भी, उनका भी एक तरीके से फेवरेट सेगमेंट है, और डेफिनेटली बनता भी है, क्योंकि ये एक सेगमेंट ऐसा है जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ एनी टाइम रहेगी। और ये जो भी इंटरेस्ट रेट कट्स आगे अभी ज्यादा उम्मीद नहीं लगती है, और जिस तरीके से इन कंपनियों ने पास ऑन नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि इनके मार्जिन में बहुत अच्छा इजाफा
इजाफा आएगा तो मेरे हिसाब से मन्नापुरम फाइनेंस जिस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरीके की वैल्यूएशन, जिस तरीके के फंडामेंटल्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है, 2-3 रुपए की डाउनसाइड रिस्क लगती है और ऊपर मुझे ये आराम से लगता है कि 40 रुपए का लेवल्स बहुत आराम से छुएगा 9 से 12 महीने की अवधि में। चलिए, तो यहाँ पर लगभग 33% के आसपास की अपसाइड बन सकती है मन्नापुरम जनरल फाइनेंस में। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है इस कमजोरी के लिहाज से। और दूसरा स्टॉक जो यहाँ पर संदीप ने चुना है वो है मुंजाल शोवा, जहाँ पर 250 रुपए का लक्ष्य वो लेकर चल रहे हैं 9 से 12 महीनों के लिए। तो ये दो बेहतरीन स्टॉक्स संदीप की लिस्ट में। संदीप, कोई डिस्क्लोजर्स देना चाहेंगे आप इन दो शेयरों पर? बिल्कुल, ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हुए हैं, तो ये बिल्कुल सेफ होगा कि इसमें कहीं ना कहीं ये है कि हमारा इंटरेस्ट है। ओके, तो यहाँ पर ये डिस्क्लोजर संदीप की तरफ से स्टैंडर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए मॉनसून जैकपॉट शेयर हम बम्पर सेल में यहाँ पर ये शेयर हमें सजेस्ट करने के लिए। बाजार 50 अंक नीचे इस वक्त सेंसेक्स पर और निफ्टी पर नुकसान 17 अंकों के आसपास का इस वक्त नजर आएगा। लेकिन जो प्रेशर ज्यादा बाजार पर दिख रहा है वो दिख रहा है मिड कैप शेयरों की तरफ से। 0.5% से ज्यादा की कमजोरी वहां है। बैंक निफ्टी में देखिए 0.5% से ज्यादा की कमजोरी, और बैंक निफ्टी की कमजोरी ही बाजार को रिकवर नहीं करने दे रही। अदरवाइज आप बाजार उतना खराब नहीं देखते, लेकिन बैंक निफ्टी में नुकसान थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। आइए सेक्टर्स पर, यहाँ पर मेटल्स कमजोरी को लीड कर रहे हैं। 1.25% का नुकसान मेटल इंडेक्स में दिखेगा। 1% नीचे आपको ऑटो इंडेक्स नजर आएगा। एफएमसीजी शेयरों में भी लगभग 1% का नुकसान है। लेकिन रियल्टी शेयर जो कि ज्यादा हाई बीटा और वोलेटाइल स्टॉक है, यहाँ पर 1.5% का नुकसान इस वक्त दिखेगा। थोड़ी बहुत खरीदारी आईटी शेयरों से आती हुई दिख रही है। आईटी इंडेक्स इस वक्त आपको 0.5% ऊपर नजर आएगा। तो ये है इस वक्त शुरुआती कारोबार का रुझान। उतार चढ़ाव के बीच में भारतीय बाजार ने 2 दिनों की तेज गिरावट के बाद आज फिर से कमजोरी का रुझान दिखाया है। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सिंबीसी आवाज के साथ। आगे देखेंगे कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन देखने को मिल सकता है आज। कंस्ट्रेंग सोने में बिकवाली का दबाव एशियन मार्केट से ही देखने को मिल रहा है। नमस्कार।